हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल की स्टडी विद एंजॉय 535। तो आज है हमारा केमिस्ट्री का बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का लेक्चर नंबर 4 और हमारी यूनिट फर्स्ट में एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें हमने पिछली वीडियो में आपको डेविसन एंड जर्मन का एक्सपेरिमेंट बताया था, ओरली बताया था, केवल उसका थोड़ा सा प्रारूप बता दिया था। उसको आपको सेटिस्फाई नहीं किया होगा, इतना हमने गारंटी लिया कि आपको वो सेटिस्फाई नहीं किया होगा। लेकिन आज की वीडियो में आपको डेविसन एंड जर्मन का पूरा एक्सपेरिमेंट यहाँ पर समझ में आएगा। देखिए क्या होता है। देखिए हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ रखा है कि प्रकाश की जो होती है दो नेचर होते हैं। थोड़ा शॉर्ट में बता दे रहे हैं, प्रकाश के दो नेचर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो वो पार्टिकल के रूप में चलता है और दूसरा वो वेव के रूप में चलता है प्रकाश के। लेकिन 1924 में सर डी ब्रोगली जी ने ये बताया कि प्रकाश के साथ साथ मैटर की भी दो प्रकृति होती हैं, दो नेचर होते हैं। जैसे प्रकाश के दो नेचर कड़ी स्थिति यानी कि कण की स्थिति और वेव यानी कि तरंग की स्थिति होती है, सेम उसी प्रकार से मैटर की भी दो स्थितियां होती हैं, एक कण की स्थिति और एक वेव की स्थिति। ठीक है। फिर हमने बताया था कि मैटर जो है वो अनेक पार्टिकल से, छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलकर बना होता है, जिसके अंदर क्या होते हैं? एटम होते हैं, परमाणु होते हैं, और उसके एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो यदि हम, क्योंकि नाभिक और उसके अंदर बैठा प्रोटॉन कैसा है? स्थिर है। कैसा है? स्थिर है। और चक्कर कौन लगा रहे हैं? नाभिक। तो यदि हम यह सिद्ध करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिकल और वेव दोनों नेचर देता है, तो हम यह पूरा सिद्ध कर सकते हैं कि वो मैटर भी वेव और पार्टिकल नेचर देगा। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, मैटर वेव्स के लिए है एवरी मूविंग पार्टिकल हैज ए वेव एसोसिएटेड विद इट। इसका हिंदी मीन्स क्या हुआ कि प्रत्येक जो गतिमान कण है, प्रत्येक गतिमान कण में एक तरंग जुड़ी हुई होती है। प्रत्येक गतिमान कण में एक तरंग जुड़ी हुई होती है। तो ये बताया था डी ब्रोगली ने 1924 ईस्वी में। पर उन्होंने इस बात को, इस मत को जब रखा तो उसके साथ कोई प्रूफ नहीं रखा। उन्होंने इस बात को अपने ठोस तरीके से नहीं रखा विद प्रूफ। लेकिन सरकार यानी कि अदालत में क्या मांगते हैं? प्रूफ मांगते हैं। वैसे ही साइंस में क्या मांगते हैं? एक्सपेरिमेंट मांगते हैं। विदाउट एक्सपेरिमेंट कुछ भी समझ पाना भी मुश्किल है और साइंस के द्वारा मानना भी मुश्किल है। तो इसके लिए प्रूफ मांगा गया। किसका प्रूफ क्या है? कि आपने जो बताया कि मैटर भी वेव और पार्टिकल नेचर शो करता है, तो उसका प्रूफ दीजिए। तो उसको प्रूफ जो थे वो ये ना देकर इनको वेरीफाइड किया दो महापुरुषों ने, जो थे डेविसन एंड जर्मन और जीपी थॉमसन। इन दो लोगों ने बताया कि पार्टिकल और वेव नेचर, इलेक्ट्रॉन दोनों नेचर शो करता है। देखिए, प्रूव्ड दैट फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन शोज डिफ्रैक्शन, यानी कि इन्होंने सिद्ध किया कि फास्ट मूविंग यानी कि गतिमान इलेक्ट्रॉन, कैसा इलेक्ट्रॉन? स्थिर नहीं, गतिमान इलेक्ट्रॉन जो है शो करता है डिफ्रैक्शन यानी कि विवर्तन। और विवर्तन क्या है? विवर्तन इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव। विवर्तन जो है यानी कि डिफ्रैक्शन जो है वो प्रॉपर्टी है एक वेव की, यानी कि तरंग की। तरंग में ही तो विवर्तन शो करता है। आपने पढ़ा होगा यंग द्विस्लिट का प्रयोग, जिसमें उन्होंने विवर्तन का पूरा जिक्र किया है। ठीक है। उसके बाद जीपी थॉमसन, इन्होंने 1927 में ये एक्सपेरिमेंट किया। उसके बाद आते हैं जीपी थॉमसन। जीपी थॉमसन आल्सो कंडक्टेड सिमिलर एक्सपेरिमेंट ऑन इलेक्ट्रॉन। इन्होंने भी एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन के ऊपर सिमिलर ऐसा ही किया, बस उनके थोड़े तजुर्बे अलग थे, थोड़ा उनका जो सिस्टम था वो डेविसन एंड जर्मन से अलग था। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट। तो आज इसके विषय पर चर्चा करेंगे।
तो चलिए इसके विषय पर चर्चा करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लीजिए, तो रजिस्टर करते हैं इसको। क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है डेविसियन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट। यानी कि डेविसियन और जर्मन ने जो एक्सपेरिमेंट किया, आज हम उसके बाद एक ऑब्जेक्ट लिया जो किसका था? टंगस्टन फिलामेंट का। किसका था? टंगस्टन फिलामेंट का ये था। टंगस्टन फिलामेंट का ये बना हुआ था। उसके बाद इन्होंने इस टंगस्टन फिलामेंट पर जो है कोटिंग कर दी। क्या कर दी? कोटिंग कर दी। किसकी की? बेरियम ऑक्साइड की। कोटिंग यानी कि पॉलिश कर दी। देखिए ये हमने पॉलिश दिखा दी है। ये बेरियम ऑक्साइड की जो है इन्होंने यहां पर पॉलिश कर दी। ठीक है, ये है बेरियम ऑक्साइड। अब इसकी इसमें पॉलिश कर दी और इस टंगस्टन फिलामेंट को इन्होंने एक लो वोल्टेज की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। मानिए जिसका जो वोल्टेज है 6 to 12 वोल्ट है। ठीक है, लो वोल्टेज है, 6 to 12 वोल्टेज है। तो देखिए यहां पर जैसे ही फिलामेंट में हीट आएगी तो ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगा। इलेक्ट्रॉन की 3 विधियां होती हैं, उनमें से एक विधि होती है तापीय विधि द्वारा इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। आप लोगों ने इसे पढ़ रखा होगा। तो तापीय विधि द्वारा इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉन यहां से इमिट होंगे ये। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक दो क्वेश्चंस बनते हैं। हमने जब पिछले वाले लेक्चर में आप लोगों को बताया था, कुछ क्वेश्चंस छोड़े थे। कि पहला क्वेश्चन छोड़ा था कि ये टंगस्टन धातु का ही क्यों बनता है। दूसरा क्वेश्चन था इस पर बेरियम ऑक्साइड की पॉलिश क्यों की जाती है। तीसरा क्वेश्चन था कि नुकीली धातु से ही इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन जल्दी क्यों होता है, मतलब तीव्रता से क्यों होता है। तो देखिए इन क्वेश्चंस को जानते हैं। पहला है हमारा टंगस्टन का फिलामेंट ही यूज किया क्यों गया। क्योंकि टंगस्टन का जो फिलामेंट होता है उसमें ऊर्जा का जो प्रभाव होता है, यानी कि एनर्जी का जो इसमें प्रभाव होता है वो बहुत ही जल्दी हो जाता है। यानी कि मेरे कहने का अर्थ यह है कि टंगस्टन का फिलामेंट बहुत थोड़ी सी ऊर्जा पाते ही गर्म हो जाता है। बहुत थोड़ी सी ऊर्जा पाते ही गर्म हो जाता है। और हम लोग जानते हैं इसका यूज कहाँ किया जाता है? बल्ब में। हम अपने घरों में बल्ब लगाते हैं, वहां पर हमने देखा है टंगस्टन धातु का प्रयोग किया जाता है। तो टंगस्टन धातु का प्रयोग इसलिए किया जाता है बल्ब में, ताकि बल्ब में जो टंगस्टन धातु है वो अधिक वोल्टेज पाकर पिघले ना, क्योंकि इसका गलनांक भी बहुत उच्च होता है। टंगस्टन धातु का गलनांक भी बहुत उच्च होता है। इसका गलनांक होता है 3140 डिग्री सेंटीग्रेड। 3140 डिग्री सेंटीग्रेड इतना गलनांक होता है इसका। और जबकि एक सामान्य बल्ब को जलाने के लिए हमें 2700 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब ऊष्मा की आवश्यकता होती है, और इसका गलनांक इससे अधिक होता है। तो इसका मतलब यह सुटेबल रहता है बल्ब के लिए। लेकिन यहाँ पर इसके लिए लिया गया है ताकि ये जल्दी गर्म हो जाए। ठीक है, अब बेरियम ऑक्साइड क्यों लिया गया? बेरियम ऑक्साइड का प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि बेरियम ऑक्साइड की जो कली होती है, कलाई की जाती है, वो टंगस्टन धातु से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए की जाती है। टंगस्टन धातु से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन करने के लिए, जैसे कि ये कलाई की गई, उत्सर्जन के लिए काम आता है। जैसे ही इसमें कलाई की गई, ये गर्म पड़ गई, इसके इलेक्ट्रॉन आगे पीछे थोड़ा सा मोशन किए, इसके बाद इसमें गए और टंगस्टन धातु से इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंका।
टंगस्टन धातु से इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंका, ऊष्मा पाते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या था हमारा? तीसरा क्वेश्चन था हमारा कि इलेक्ट्रॉन हमने ये बनाई टंगस्टन धातु, ऐसे भी तो बना सकते थे हम टंगस्टन धातु, इनमें से भी तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हो सकता था, लेकिन हमने नुकीली ही क्यों बनाई? हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि हमने टंगस्टन धातु नुकीली ही क्यों बनाई? तो हमने पढ़ रखा है पृष्ठीय घनत्व, पृष्ठीय घनत्व, तो उसमें हमने सिग्मा बराबर पढ़ रखा है, सिग्मा बराबर Q अपॉन A, ठीक है, सिग्मा बराबर Q अपॉन A। तो सिग्मा हमारा जितना अधिक होगा उतना इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन अधिक होगा। देखिए सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू Q और सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, यानी कि इसका अर्थ यह है कि सिग्मा यदि क्षेत्रफल, इसका ये 12th में है, पृष्ठीय क्षेत्रफल घनत्व है, आयतन और रेखीय है, तो ये पृष्ठीय है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल घनत्व में क्या होता है कि जो सिग्मा होता है, यदि हमने इसका एरिया बढ़ा दिया तो सिग्मा कम हो जाएगा, और एरिया घटा दिया तो सिग्मा बढ़ जाएगा। और नोक होती है, नोक, ये नोक है, नोक का एरिया क्या कितना होगा? पॉइंटों में मामूली सा, तो उस टाइम सिग्मा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और सिग्मा बढ़ने का अर्थ हुआ वहां से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन यानी कि क्यू आवेश, इसका उत्सर्जन बहुत अधिक मात्रा में होगा। इसीलिए यहाँ पर नुकीले टंगस्टन धातु का प्रयोग किया गया, जिससे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन अधिक हो सके। ठीक है, अब क्या होता है, अब आगे क्या होता है? उसके बाद जर्मन डेविसन एंड जर्मन एक काम करते हैं, क्या करते हैं, एक बेलनाकार आकार का यानी कि सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है, एक मेटल से बना हुआ सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट लेते हैं और इसे हाई वोल्टेज से जोड़ देते हैं, इसे हाई वोल्टेज से जोड़ देते हैं। अब देखिए इसका वर्क क्या है, इसका वर्क क्या है? तो इसका वर्क है किसका? इस सिलेंड्रिकल बेलनाकार डिब्बे का, जो कि हाई वोल्टेज से जुड़ा हुआ है। ठीक है, हाई वोल्टेज से जुड़ा हुआ है, यानी कि यहां पर प्लस आवेश काफी अधिक होगा, बहुत अधिक होगा, बहुत अधिक होगा ना, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो ये इसे बहुत जल्दी आकर्षित करेगा। क्या करेगा? आकर्षित करेगा, और आकर्षित करेगा, और ये अपनी शेप के कारण, ये अपनी शेप के कारण इन इलेक्ट्रॉनों को एक बीम की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। इन इलेक्ट्रॉनों को एक बीम यानी कि एक सीधी रेखा के रूप में कन्वर्ट कर देगा, जिससे कि इलेक्ट्रॉन हमें एक बीम के रूप में मिले। देखिए यहां से ये लोग ऐसे भागे थे जैसे ही इन्हें दावत की खबर मिली, दावत की खबर मिलती है यानी कि भंडारे की खबर मिली। भंडारे की खबर मिलते ही ये लोग अपने घर से इतनी जल्दी भागे, कहीं इधर कहीं उधर कहीं उधर। लेकिन भंडारे में क्या होता है, एक दावतों में क्या होता है, एक पंक्ति में बैठकर, एक रॉ में बैठकर आपको उसके नियमों का पालन करना पड़ता है, वहां पे नियम है। तो ये मान लीजिए ये रॉ बनाने के लिए इसे हाई वोल्टेज की उससे जोड़ा गया। अब देखिए भंडारे में हम दावत खा लेते हैं, जाते तो धीमे धीमे हैं, और फिर जब दावत खा के लौटते हैं तो उतनी ही ज्यादा स्पीड तेज हो जाती है जितनी कि तब धीमे थी। ठीक है, तो सेम कंडीशन जब ये निकलते हैं तो ऐसे ही निकलते हैं जैसे कि लगभग 5-6 दिन के भूखे हों। लेकिन जब ये यहाँ से गुजरते हैं और इन्हें हाई वोल्टेज से गुजारा जाता है तो इनका जो प्रेशर होता है, इनका जो निकलने का, इमिट होने का जो प्रेशर होता है वो काफी तेज बढ़ जाता है, वो काफी तेज बढ़ जाता है। अब देखिए बढ़ तो जाता है, अब आगे एक चीज और रखी है, क्या रखा है? फोटोग्राफिक प्लेट आगे रखा है, फोटोग्राफिक प्लेट निकिल क्रिस्टल की, निकिल क्रिस्टल की फोटोग्राफिक प्लेट रखी हुई है यहां पर।
अब फोटोग्राफिक प्लेट जो रखी हुई है निकल क्रिस्टल की, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो हाई वोल्टेज से जब इमिट होते हैं तो सीधे फोटोग्राफिक प्लेट जो कि निकल क्रिस्टल की बनी होती है उसी पर जाकर टकराते हैं। जब इलेक्ट्रॉन जो है इमिट होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की जब बमबारी होती है, तब इलेक्ट्रॉन किससे टकराते हैं? निकल क्रिस्टल की बनी हुई फोटोग्राफिक प्लेट से टकराते हैं। ठीक है, निकल क्रिस्टल की बनी हुई फोटोग्राफिक प्लेट से टकराते हैं। टकराने के बाद यहां पर एक सर्कुलर यानी कि चारों तरफ घूमने वाला एक स्केल होता है। क्या होता है? सर्कुलर स्केल होता है। यहां पर एक सर्कुलर स्केल होता है और यहां पर एक है मूवेबल डिटेक्टर लगा होता है। क्या लगा होता है? मूवेबल डिटेक्टर। इसका वर्क क्या है अभी बताएंगे। इसका मूवेबल डिटेक्टर लगा होता है ये, और इसके ही ठीक यहां पर गैल्वेनोमीटर लगा होता है। क्या लगा होता है? गैल्वेनोमीटर। ये है मूवेबल डिटेक्टर। ठीक है, डिटेक्टर। स्पेलिंग चेक करते हैं, OR। ठीक है, यहां पर मूवेबल डिटेक्टर लगा। अब देखिए होता क्या है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन हाई वोल्टेज के इस सर्किल से, मतलब इस बेलनाकार रॉड से निकलते हैं, निकल क्रिस्टल पर ये जाकर पड़ते हैं, यानी कि बमबारी करते हैं, वो भी तेज प्रेशर से। और जो यहां पर बमबारी करते हैं उसके बाद जैसे ये इन्होंने बमबारी की, ये इलेक्ट्रॉन यहां से ही निकले और यहां पर आए, यहां पर आए। अब देखिए हमने क्या बोला कि ये है मूवेबल डिटेक्टर एंड ये है सर्कुलर स्केल, यानी कि ये मूवेबल डिटेक्टर ऐसे घूम सकता है चारों तरफ, ये रोटेट कर सकता है यहां से यहां तक, जहां तक कि इलेक्ट्रॉनों का कवरेज एरिया है वहां तक। ये यहां तक बना हुआ है, ठीक है, यहां तक है। तो ये जो डिटेक्टर है वो चारों ओर रोटेट कर सकता है, ऐसे 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 इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर ले सकता है, अपने अंदर डाल सकता है। डिटेक्टर का वर्क समझ लिया। अब गैल्वेनोमीटर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जाएंगे यानी कि धारा जाएगी, इलेक्ट्रॉन जाएगी, क्योंकि धारा का प्रभाव केवल इलेक्ट्रॉनों से ही तो होता है। हमने देखा है विद्युत धारा में इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव को ही विद्युत धारा कहते हैं ना। तो जैसे ही गैल्वेनोमीटर, जैसे ही इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे तो गैल्वेनोमीटर में करंट आएगा। क्या आएगा? करंट आएगा, और गैल्वेनोमीटर में विक्षेप होगा, एकदम से उसकी सुई में विक्षेप होगा। ठीक है, तो ये जो वर्क था वो दिया था डेविजियन एंड जर्मन ने। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कुछ रोमांचित नई नई चीजें क्या क्या होता है, चलिए देखते हैं। देखिए जैसे ही यहां पर विक्षेप हुआ, हो गया विक्षेप। अब हम कैसे ही जान लें कि जो हमने किस प्रयोग से, किस मतलब हमारा क्या सिद्धांत वो था, लक्ष्य था। हमारा लक्ष्य था कि इलेक्ट्रॉन को, जो कि पार्टिकल नेचर में है, हम सभी जानते हैं, उसे एक वेव नेचर शो कराना, कि हाँ वो सच में एक वेव नेचर है, उसको शो कराना। हमने यहाँ पर डाला, यहाँ से ये होगा, इससे हमें क्या पता चला? ये वेव नेचर हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें तो पता नहीं चला कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए और वेव नेचर शो करा। नहीं, इसमें होता क्या है, जैसे मान लिया ये फाई एंगल से यहाँ पर जाता है, ठीक है, फाई एंगल से ये इलेक्ट्रॉन इमिट होकर और यहाँ से टकराकर, यहाँ से बमबारी हुई, यहाँ से टकराकर इसमें जाता है। और हमने इस गैल्वेनोमीटर को उठाकर आगे पीछे किया। आगे पीछे करने पर हमने देखा कि जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर जो कि कैसा बना होता है? ऐसा बना होता है। गैल्वेनोमीटर जो है उसका विक्षेप पहले होता है 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, इधर ले जा रहे हैं, हो रहा है 2, 3, 4, 5, 6, 25, 30, एकदम हुआ 25, 30, फिर हो गया 18, 17, 15, 14, 11,
नीचे चला गया। यहाँ पर फिर उन्होंने कहा ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का जो था एकदम से तेज हो गया। उन्होंने कहा हो सकता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए, हो सकता है यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए, इसलिए यहाँ पर गैल्वेनोमीटर की जो स्पीड है वो बढ़ गई हो। फिर उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा चलो थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाते हैं। लगभग यहाँ पर इन्होंने पहले 20 वोल्टेज दिया था, उन्होंने कहा चलो वोल्टेज बढ़ाते हैं थोड़ा बहुत। इन्होंने वोल्टेज बढ़ाया, 40 वोल्टेज किया। 40 वोल्टेज करने पर इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि यहाँ पर फिर वही हुआ 3 4 5 6, और यहाँ पर जैसे ही गए वैसे ही हो गया 140 150 160। अरे फिर उन्होंने ये क्या हुआ, फिर ये नीचे गए, फिर एकदम से कम हो गया। अब ये क्या हुआ, चलिए मान लीजिए वहां उस टाइम पर इलेक्ट्रॉन जो है यहां पर ज्यादा ले आए, लेकिन हर बार एक ही स्थान पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा कैसे गैल्वेनोमीटर शो करता है, इलेक्ट्रॉन हर बार एक ही स्थान पर ज्यादा कैसे आते हैं, कुछ तो गड़बड़ है। तो उन्होंने दया से कहा, दया कुछ तो गड़बड़ है। तो दया ने क्या कहा, मतलब जर्मन और डेविसन से जब बात हुई तो उन्होंने एक नया प्रयोग किया। उन्होंने क्या प्रयोग किया, जैसे कि हमारे पास अभी जो ग्राफ होता था ना, वो जैसे ये मान लीजिए 40 वोल्ट पे होता था, यहाँ पर 40 वोल्ट पे ऐसे होता था ग्राफ, ऐसे ग्राफ होता था एकदम से ज्यादा। 20 वोल्टेज पे देखा था ऐसे हुआ था, 40 पे ऐसे हो गया। उन्होंने कहा कुछ तो गड़बड़ है कि हमारा 20 पे और 40 पे जो ग्राफ है वो इधर और इधर तो सेम रहता है, लेकिन बीच में इसकी क्वांटिटी एकदम हाई क्यों हो जाती है, इलेक्ट्रॉन बीच में ज्यादा क्यों बढ़ जाते हैं। उन्होंने इसके लिए एक नया सुझाव किया। उन्होंने क्या किया, यहाँ पर हमने 2 पॉइंट लिख दिए हैं। ये पॉइंट पहला है, दिस एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म एट डिफरेंट एक्सेलरेशन पोटेंशियल बट सिग्निफिकेंट इंटेंसिटी इलेक्ट्रॉन वाज ऑब्जर्व अराउंड 44 वोल्टेज टू 68 वोल्टेज, यानी 44 वोल्टेज से 68 वोल्टेज तक। यानी कि यहाँ पर जो है वो है कि जो एक्सेलरेशन होता है, यहाँ पर हाई वोल्टेज से जो एक्सेलरेशन देख रहे थे, वो जो हमने ग्राफ खींचा, कौन सा वाला, ये वाला, यहाँ पर धीमे फिर एकदम से गैल्वेनोमीटर में पीछे पड़े एकदम तेज। तो जो ये ग्राफ है वो सभी वोल्टेज पर नहीं होता, वो सभी वोल्टेज पर लागू नहीं करता। कहाँ तक उसकी एक्यूरेट रेंज है कि वो 44 वोल्टेज से 68 यानी 68 वोल्टेज तक ही ऐसा जो है लागू होता है, ऐसा लागू होता है गैल्वेनोमीटर पर। यह नियम लागू तब होता है, कब, ऐसे ग्राफ का नियम लागू तब होता है जब हाई वोल्टेज हमारा जो है वो कितना होना चाहिए, कितने से कितने की रेंज में, 44 वोल्ट से 68 वोल्ट तक की रेंज में यदि होता है हमारा हाई वोल्टेज का जो बीम बनाने का ये ऑब्जेक्ट है और एक्सेलरेशन करता है इलेक्ट्रॉन का, वो यदि इतने वोल्टेज से इतने वोल्टेज की रेंज में है तभी यह ग्राफ बनना संभव है। हाँ, थोड़ा बहुत आगे पीछे बन जाता है, लेकिन तभी यह ग्राफ बनता है। इसको मूवेबल करते हैं, इसे घुमाते रहते हैं, ऐसे घुमाते हैं, रोटेशन करते हैं, तो उस टाइम इस ग्राफ का मिलना तभी पॉसिबल है जब 44 वोल्टेज से 68 वोल्टेज तक ले जाते हैं। देखिए, द डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर, यानी गैल्वेनोमीटर का विक्षेपण, यानी कि उसका जो विक्षेपण है, विक्षिप्त होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस, ये तुम जानते हैं कि गैल्वेनोमीटर का विक्षेपण धारा पर निर्भर करेगा, उसके प्रोपोर्शनल होगा, धारा यानी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करेगा, या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन दोनों पर निर्भर करता है। तो गैल्वेनोमीटर का जो है, गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है यानी विक्षेपण है, वो धारा पर यानी कि इलेक्ट्रॉनों की मात्रा पर यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है, या उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद है यहाँ पर अगला पॉइंट है कि एट 54 वोल्टेज ए पीक इन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय ऑब्जर्वेंट एंड फाई इज इक्वल टू 50 डिग्री। यानी कि हमने अभी देखा इससे पहले वाले पॉइंट में कि हमारा हाई वोल्टेज जो है 44 वोल्टेज से 68 वोल्टेज तक होना चाहिए। देखिए रेंज काफ़ी
लेंथी है, एक एक्यूरेट पॉइंट पर, यानी कि जो 54 वोल्टेज है, यदि इसका वोल्टेज 54 वोल्टेज कर दिया जाए और 5 यानी कि यहाँ से जो डिफ्रैक्शन है, यहाँ से जो टकराकर जो इलेक्ट्रॉन जाता है वो यदि 50 डिग्री के एंगल पर जाता हो, कितने डिग्री के एंगल पर, 50 डिग्री के एंगल पर वो यहाँ से डिफ्रैक्ट होता हो, तब पीक इन इंटेंसिटी, तब डिफ्रैक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर, किसमें, गैल्वेनोमीटर में सबसे अधिक डिफ्रैक्शन होगा, तब गैल्वेनोमीटर में जो है सबसे अधिक डिफ्रैक्शन होगा। अब देखिए क्या हम समझाना चाह रहे हैं, अभी भी हमें इस बात से इतना सब कुछ कर लिया, फिर भी यह संतुष्ट नहीं हो पाए हम कि इलेक्ट्रॉन जो है वेव नेचर शो करता है। हाँ, इतना सब कुछ समझ में आया होगा, हम आशा करते हैं आप लोगों से कितना सब कुछ आपको समझ में आया होगा, लेकिन ये समझ में नहीं आया होगा कि इससे हम कहना क्या चाहते हैं, इससे बताना क्या चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन इससे वेव नेचर शो करता कैसे। तो जब उन्होंने इलेक्ट्रॉनों को, इतने सारे इलेक्ट्रॉनों को डिफेक्ट किया, यहाँ से परावर्तित किया, इमिट किया गया, तब इन्होंने गैल्वेनोमीटर घुमाया, सबसे ज्यादा एक पीक पॉइंट है वहां पर मिला, ठीक है, यानी कि यहां पर भी कुछ मिला, यहां पर भी कुछ मिला, यहां पर भी कुछ मिला, यहाँ, चलिए इसे छोड़ते हैं, एक नई चीज सीखते हैं, एक नई चीज बताते हैं। मान लीजिए यह जो इलेक्ट्रॉन गन है, यहाँ पर मानिए इलेक्ट्रॉन गन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, किसी उपकरण से हमने बना ली, इलेक्ट्रॉन गन से हमने केवल एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा, कितना इलेक्ट्रॉन छोड़ा, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा और उसे हाई वोल्टेज दिया, हाई वोल्टेज दिया और उसे हमने एक्सेलरेट किया। जब एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन होगा और इससे निकल क्रिस्टल से, फोटोग्राफिक निकल क्रिस्टल से टकराएगा और जब वो गैल्वेनोमीटर में जाएगा, तब ये बताइए वो कहाँ पर, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन जब होगा तो हम बताते हैं आप लोगों को, आप लोगों ने बिल्कुल सही सोचा हुआ, सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो हो सकता है इधर गिर जाए, इधर गिर जाए, इधर गिर जाए या इसी में गिर जाए, जी नहीं, जब गैल्वेनोमीटर को घुमाया जाता है तब सिंगल इलेक्ट्रॉन भी यदि होता है तब वो चारों तरफ से विक्षेपण देता है, फिर भी चारों तरफ से विक्षेपण देने लगता है। ये क्या बात है, ये क्या बात हुई, यहां से इलेक्ट्रॉन एक आया, एक टकराया, ठीक है, यहां तक समझ में आया, एक आया, एक टकराया, आकर इसमें गिर जाता और गैल्वेनोमीटर शो कर देता। लेकिन यहाँ पर जब एक इलेक्ट्रॉन टकराता है तब भी स्थिति यह होती है कि यहाँ पर पीछे करते हैं तो थोड़ी 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 फिर बढ़ती जाती है, फिर बढ़ती जाती है, फिर यहाँ पर पीक पॉइंट पे आ जाती है, फिर यहाँ से नीचे स्लो 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 डाउन 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 होती जाती है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन डालने पर भी ये वही वर्क कर रही है जितनी हमने हजारों सैकड़ों इलेक्ट्रॉन डालने पर ही वर्क किया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ एक नया मतलब हमारी तरफ से, यानी कि जब अगर हम लोग ये एक्सपेरिमेंट करते या आज के युवा करते तो क्या सोचते हैं, यदि विज्ञान विकसित ना होती, आप लोगों की सोच यहाँ से होती है, अभी मेरे अंदाज से हमारी भी होती, यदि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया तो शायद है ये फोटोग्राफिक प्लेट या निकल क्रिस्टल इतना मजबूत होगा जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गया होगा और एक तेज स्पीड से आया है, तो जब लगेगा तो इलेक्ट्रॉन टूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन टूट जाएगा तो उसके विखंडन हो जाएगा, विखंडन हो जाएगा तो वो चारों तरफ बिखर जाएगा और बिखर जाएगा तो थोड़ा बहुत यहाँ पर आवेश मिलेगा, यहाँ पर पीक ज़्यादा मिलेगा, यहाँ पर कम मिलेगा। तो ये आप लोगों ने बिल्कुल दिमाग लगाया होगा मेरे अंदाज से, लेकिन नहीं, ये गलत है। पहली बात तो विद्युत आवेश के चैप्टर 12 के फर्स्ट में, मतलब क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है कभी भी E/2 नहीं हो सकता, यानी कि इलेक्ट्रॉन का विखंडन कभी भी नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा पार्टिकल है, इससे कोई भी, इससे छोटा छोटा कोई भी, यानी कि इसका विखंडन नहीं हो सकता, इससे छोटा पार्टिकल नहीं बन सकता है, ठीक है। अब एक नई बात हो गई कि इलेक्ट्रॉन टूट नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन टूट नहीं सकता तो इलेक्ट्रॉन इसमें टकराएगा तो एक ही जगह तो गिरेगा भाई, फिर यहाँ पर सारी जगह क्यों दे रहा है, सारी जगह दे रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ से जैसे इलेक्ट्रॉन टकराया, जैसे ही टकराया उसके बाद ये वेव नेचर शो करने लगा, इलेक्ट्रॉन हमारा वेव नेचर शो करने लगा, एंड वेव नेचर डिफ्रैक्शन, वेव नेचर में कौन सा किया, डिफ्रैक्शन किया, यानी कि जब हमने स्लिट यानी कि दो स्लिट पढ़ी थी तो ऐसे करके डिफ्रैक्शन हुआ था ना, डिफ्रैक्शन हुआ था, याद है आप लोगों को,
डिफ्रैक्शन हुआ था, डिफ्रैक्शन हुआ था यहाँ पर एक पे जहाँ पर थे स्पॉट दिखते थे अलग अलग, एक पर दीप्त और एक पर अदीप्त फ्रिंज बनती थी, एक पर दीप्त फ्रिंज एक पर अदीप्त फ्रिंज। दीप्त कब बनती थी? जब सुरंग और गर्त गर्त मिलते थे तब दीप्त फ्रिंज बनती थी, और अदीप्त कब बनती थी? जब सुरंग और गर्त और सुरंग मिलते थे तब अदीप्त फ्रिंज बनती थी। लेकिन यह तब क्या होता था? तब तो वो वेव थी, यस तब तो वेव थी, तो वेव नेचर शो कर रही थी क्योंकि लाइट तो वेव होती है। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन जब इससे टकराता है वैसे ही वेव नेचर शो कर देता है, और वेव नेचर शो करता है तो चारों तरफ ये डिफ्लेक्ट हो जाता है, डिफ्लेक्शन। और यहां पर सबसे ज्यादा कहां पर? मिडिल पॉइंट पे आप देखिए मुख्य उच्चिष्ट सबसे फ्रिंज बनती थी यंग दो स्लिट में, मुख्य में बीच में बनती थी जो स्लिट होती थी, उसका मान मतलब सबसे ज्यादा हाई वहीं पे बनती थी ना। वैसे ही गैल्वेनोमीटर सबसे हाई जो विक्षेपण है यानी कि डिफ्लेक्शन जो सबसे हाई है वो गैल्वेनोमीटर कहां पे दे रहा है? मध्य में, क्योंकि लाइट बन गई। अब इलेक्ट्रॉन नॉट पार्टिकल, इट इज द फॉर्म ऑफ लाइट। अब इसका चेंजेबल फॉर्म हो चुका है, अब ये लाइट बन चुकी है, और लाइट जो है ऐसी फैली, ऐसी करके फैली। और जो हमारा ये मूवेबल डिटेक्टर है, स्केल है, ये मूव कर रही थी, ये डिटेक्टर मूव कर रहा था, तो इससे चारों तरफ लाइट के पार्टिकल मिले भाई, और लाइट के पार्टिकल भी मिले हमें इलेक्ट्रॉन की लाइट के पार्टिकल, और इलेक्ट्रॉन की लाइट के पार्टिकल में भी क्या होगा? विद्युत होगी, विद्युत होगी, तो इससे ये विक्षेपित होगी। ठीक है, तो इतना समझ में आया। अब चलते हैं थोड़ा और गहराई से। अब निकिल क्रिस्टल को, आशा करते हैं आप लोगों को बहुत ज्यादा सही से समझ में आया होगा, क्योंकि जहां तक के मैं वहीं तक समझा सकता हूं जहां तक कि मुझ में मेरे क्वेश्चन उठते हैं, मुझे मेरे क्वेश्चन संतुष्ट कर देते तो मुझे लगता है सामने वाला भी संतुष्ट हो चुका है। मुझे ये क्वेश्चन जहां तक है मेरी समझ में आ चुके हैं, संतुष्ट कर चुके हैं। यदि आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमसे जरूर पूछिए, हम नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, अब देखिए अब हम निकिल क्रिस्टल को लेते हैं, इसको लेंगे, अब हम निकिल क्रिस्टल को लेंगे और देखेंगे ऐसा कौन आदमी था, ऐसा कौन सा महापुरुष था जिसने वेव नेचर यानी कि पार्टिकल नेचर, जब वेव नेचर शो करता है उसके लिए उसने फॉर्मूला बनाया। उसने फॉर्मूला बनाया, किसके लिए बनाया? किसके लिए बनाया उसने फॉर्मूला? इंटरफेरेंस के लिए। इंटरफेरेंस के लिए किसने फॉर्मूला दिया? तो निकिल क्रिस्टल पर ये लोग प्रयोग करते हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना तो लीजिए, फिर चलते हैं अगले टॉपिक पर। फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 2 पॉइंट लिखे हैं। द पीक इन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट ए पार्टिकुलर एंगुलर इंडिकेटेड कंस्टिट्यूट इंटरफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। इसका मतलब है एक विशेष कोण पर इलेक्ट्रॉन की जो तीव्रता होती है उसका जो पीक पॉइंट है यानी कि जो शिखर पॉइंट है यानी कि जो उच्चतम पॉइंट है उसके लिए इलेक्ट्रॉन तरंगों के लिए जो हस्तक्षेप यानी उसमें एक संक्षेप में एक जो है साइंटिस्ट आए इनका नाम था ब्राग, ठीक है, ब्रॉक्स लॉ। इन्होंने अपना एक लॉ दिया, इन्होंने जो लॉ दिया वो दिया क्रिस्टल कंसेप्ट इंटरफेरेंस, यानी कि यंग द्विस्लिट ने किसके लिए दिया था? वेव के लिए। इन्होंने क्रिस्टलीय वेव के लिए दिया जिसमें क्रिस्टलीय तरंगें होंगी उसके लिए दिया। तो इनका क्या फॉर्मूला था? इनका था 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। d यानी कि डिस्टेंस बिटवीन एटॉमिक लेयर यानी कि परमाणु परतों के इनके बीच में जो है उनकी दूरी, ठीक है। और जो थीटा है वो है एंगुलर बिटवीन इंसिडेंट वेव एंड एटॉमिक लेयर, यानी कि जो वेव आई थी यानी कि जिसे हम कह सकते हैं घटना वेव जो आई थी कहां से, जो कि उस हाई वोल्टेज से एक्सेलरेट होकर जो टकराई थी इंसिडेंट वेव और एटॉमिक लेयर, ठीक है। अभी देखते हैं तब पता चलता है थीटा कौन सा होगा। चलिए ठीक है, तो देखिए इसको रविश कर दें। अब देखते हैं, अभी हमने निकिल क्रिस्टल का फोटोग्राफिक लिया था, यहां पर निकिल क्रिस्टल की फोटोग्राफिक प्लेट ली थी, ठीक है। उस प्लेट में अंदर लेयर होंगी, मानिए ये लेयर है किसमें? निकिल क्रिस्टल। मान लिया ये लेयर है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं खाली भी होते हैं
कहीं कहीं रिक्त स्थान भी होता है इलेक्ट्रॉन, मतलब जो मैटर में कहीं कहीं इलेक्ट्रॉनों का अभाव भी होता है, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। और कहीं कहीं ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन एक सीधी ऐसी रेखा में, इन दो लेयर के बीच की दूरी मान लीजिए डी है। दो लेयर के जो बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, डी है। अब देखिए हमने देखा, देखिए ये लेयर ऐसी है, इस लेयर को ऐसे उठाएंगे यहां पर रख देंगे। सेम वही निकल की लेयर लीजिए, किसकी है, निकल क्रिस्टल की, किसकी है, निकल क्रिस्टल की है, निकल क्रिस्टल की बनी हुई है, इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो निकल क्रिस्टल की जो लेयर है क्या होता है, देखिए हमारा एक जो हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेलरेट होकर यहां पर आएगा, ठीक है, और यहां से टकराकर यूं चला जाएगा, ठीक है। मान लीजिए दो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये आया, एक इलेक्ट्रॉन ये था, इलेक्ट्रॉन ये, और ये भी यहां से ये चला गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आया चला गया, आया चला गया, यानी कि जो ये है इंसिडेंट वेव। ये कौन सी वेव है, इंसिडेंट वेव है, ठीक है। और जो गुजरी है वो है रिफ्रैक्टिव वेव, रिफ्रैक्टिव वेव, ठीक है। जो वेव VAVE, अब देखिए यहां पर हमने यहां जब क्या किया था, यहां से जब इलेक्ट्रॉन आया था ऐसे किया था, यहां पर कौन सा कोण बनाया था, फाइव, थीटा नहीं फाइव, कौन सा बनाया था, फाइव। तो यहां पर भी फाइव होगा, फाइव होगा। फाइव को यहां पर एक अवलंब डालिए, क्या डालेंगे, अविलंब, ठीक है। अब अविलंब जब डालेंगे तो फाइव हमारा दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक हो जाएगा 5/2 और दूसरा भी हो जाएगा 5/2। ये पाई नहीं है, पाई बार में बन जाता है 5/2। तो देखिए इन दोनों में एक कॉमन चीज है और थोड़ी सी भिन्न वर्ण है, दोनों कॉमन रे हो जाएंगी, वेव हो जाएंगी, यदि इनका ये पाथ डिफ्रैक्शन है, डिफेक्ट जो ये पथांतर है, ये देखिए डॉट डॉट करते हैं, डॉट डॉट डॉट, ये पथांतर देखिए, इतना ये यहां तक चला, सेम इतना ये यहां तक चला, केवल और केवल ये पॉइंट मान लीजिए ABC, इतना ही तो ये ज्यादा चला। सेकंड वाली वेव का पथांतर इतना ही तो है, इतना है, समझ में आया ना, इतना ही तो है ना पथांतर, ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। अब पथांतर जब इतना है तो वरना दोनों वेव सेम डिस्टेंस तय करेंगे, ठीक है, दोनों भी है वो सेम डिस्टेंस तय करेंगे। अब देखिए ये थीटा जो कोण है, पहले थीटा कोण देख लीजिए। थीटा कोण हमने क्या बताया था, थीटा कोण बताया था हमने डिस्टेंस और एंगुलर बिटवीन इंसिडेंट वेव एंड एटॉमिक लेयर, एंगुलर बिटवीन एटॉमिक लेयर एंड इंसिडेंट रे या वेव, ठीक है, यहां वेव नहीं रे लिखिए, इंसिडेंट रे। अब देखिए ये हमारा थीटा है, ये भी हमारा थीटा है, क्या कहा हमने, एंगुलर बिटवीन एटॉमिक लेयर, दिस इज द एटॉमिक लेयर ऑफ अ मैटर, ठीक है, एटॉम, इसमें एटम है, एंड इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे और एटॉमिक लेयर के बीच में जो एंगुलर एंगल बनता है उसे ही बोलते हैं हम थीटा, उसे हमने किससे डिनोटेट किया, थीटा से। और डी क्या है, डी क्या है, डिस्टेंस ऑफ टू लेयर्स, ठीक है, मतलब दो लेयर के बीच की दूरी हमने डी से डिनोटेट की है, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या होता है,
इलेक्ट्रॉन आया, यहां पर टकराया, यहां से चला गया, यहां पर आया, यहां पर टकराया, यहां पर चला गया। अब हमने बताया यहां पर पथांतर है वो कितना है, ए बी सी, कितना है, ए वी और सी है। अब देखिए इसको हम डी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, ठीक है। अब ये 90 एंगल का कौन बना रहा है, ये जो है 90 एंगल का कौन बना रहा है, इस चीज को उठाकर यहां पर रखते, ये है, ये है और ये है, यही तो पार्ट यहां पे है, देखिए ये है, ये है, ये यहां से देख रहा हूं, ये है, ये है, ये 90 का कोण बना रहा है, ये लंबवत 90 का कोण बना रहा है, ये हमारा 90 है, ये हमारा डी है, ठीक है, ये हमारा डी है, कर्ड है हाइपोटेन्यूस, वो डी है। तो हमारा आधार कितना होगा, डी कॉस थीटा, और ये कितना होगा, डी साइन थीटा, कितना होगा, डी कॉस थीटा एंड डी साइन थीटा। लेकिन 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 एक बात सोचने की है, इसे थोड़ा सही से दोबारा बना देते हैं। एक बात सोचने की है, ओहो ज्यादा मिट गया, मिटा दिया, इसलिए मिट गया। एक बात इसमें जरा सोचने की है कि ये कोण यदि थीटा होता है, ये कोण यदि थीटा होता है तो ये कोण कितना हुआ, ये कोण यदि थीटा होता है तो ये कोण कितना का हुआ, ये टोटल कोण 90 डिग्री का होगा, और 90 का हुआ, ये थीटा हो गया तो ये हुआ 90 माइनस थीटा, यहां लिख दे रहे, ये कितने का हुआ, 90 माइनस थीटा। अब देखिए ये कोण भी थीटा का हुआ, तो ये कोण भी थीटा का हुआ, ठीक है, तो ये कोण भी हुआ 90 माइनस थीटा, यानी कि ये दोनों कोण 90 माइनस थीटा के हुए। देखिए थोड़ा समझिए, यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए वरना समझ में नहीं आएगा क्या होता है। ये हमारी वेव है, ठीक है, मतलब ऊपर से अविलंब गिरा है, इसी का इतना बनाना चाह रहे हैं हम, ये एक वेव आई है, ये पथांतर है हमारा, ठीक है, ये क्या है, ए बी सी, ए बी सी, यहां पर जो है ए बी और सी, तो ये पथांतर है। मेरे कहने का मतलब ये है, यहां पर लेयर है, ये अविलंब आया, ये थीटा कोण है, तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा, ये भी थीटा कोण है, ऊपर भी एक लेयर है, ये थीटा कोण है तो ये भी कितना हुआ, थीटा कोण हुआ, ये थीटा हुआ तो ये भी कितना हुआ, 90 माइनस थीटा। और हाइपोटेन्यूस जो कि हमारा कर्ण है, ये हमारा लंब दे रहा है डाला, इस पे तो ये हो गया 90 का, ये 90 का हो गया, तो ये कोण बना, ये देखिए ये कोण बना, और इसकी जो लेंथ थी उसे हमने मान लिया डी, तो उसके सामने वाली है उसे मान लेंगे डी कॉस थीटा, जो कि यहां दिखाई है, और यहां है डी साइन थीटा। आशा करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा, हमने अलग से भी करके दिखा दिया है, अब शायद इससे ज्यादा मैं ना करके दिखा सकूंगा, ठीक है। तो अब यहां पर इसको मिटा देते हैं, ठीक है, तो ए बी हमारा आया है, ए बी आया है डी कॉस, अब थीटा की जगह क्या रखेंगे, यहां पर कौन सा हो गया ये कोण, 90 माइनस थीटा, कौन सा हो गया, 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या रखेंगे, 90 माइनस थीटा, तो डी कॉस थीटा का मान होगा डी 90 माइनस थीटा, सॉरी ए बी का मान होगा डी 90 माइनस थीटा, और बी सी का क्या वैल्यू हुई, डी साइन 90 माइनस थीटा, नहीं हाँ डी साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये हुई ए सी की, ए बी और बी सी की वैल्यू, ठीक है। अब देखिए ए बी और बी सी यही तो पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस यानी कि पथांतर, पाथ डिफरेंस का मीन्स हुआ ए बी प्लस बी सी कर ले, अभी तो पाथ डिफरेंस निकलेगा ए बी बी सी, यही तो जो है, जो इस रे से ये रे इतनी ज्यादा तो चल रही है, इतना ही तो इन दोनों में डिफरेंस है कि और भी डिफरेंस है,
ठीक है, तो यहां पर होगा डेल आर इज इक्वल टू 2d cos 90 माइनस थीटा। ये हमने कंपोनेंट निकाल के आप लोगों को दिखा दिए। अब देखिए 2d, अब cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, डेल एक्स। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते, ठीक है। अब देखिए हमने फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या फॉर्मूला होता है, डेल एक्स इज इक्वल टू एन लैम्डा, एन लैम्डा यहां पर एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इंफिनिटी तक, ठीक है। यहां पर एन होता है और डेल एक्स आता है लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा आता है। तो यहां पर ये दूसरा हमारा इक्वेशन निकला है। अब दोनों को हम लोग इक्वल कर देंगे तो क्या निकलेगा, 2d sin थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, और यही इक्वेशन हमें इनके लॉ से पता चलती है, ठीक है। ब्राग्स लॉ से यही इक्वेशन पता चलती है। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब देखिए, अब अगर हम इसकी कुछ नई चीजें देखें, लैम्डा देखते हैं। अब इसका लैम्डा देखते हैं, लैम्डा क्या होगा, यानी कि तरंगदैर्घ्य कितनी होगी निकल क्रिस्टल के लिए। केवल निकल क्रिस्टल के लिए तरंगदैर्घ्य देखेंगे, यानी कि लैम्डा की वैल्यू देखेंगे कि निकल क्रिस्टल के लिए कितनी होगी। तो लैम्डा के लिए, अब देखिए लैम्डा के लिए हमें डी जो है एक एक्यूरेट है कि निकल क्रिस्टल की जो डी होती है, यानी कि दो परतों के बीच की दूरी होती है, वो 0.91 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है, 0.91 एंगस्ट्रॉम डी की वैल्यू होती है, 0.91 एंगस्ट्रॉम। अब देखिए थीटा प्लस 5/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। कोई नई बात नहीं है, 5/2 एंड थीटा, टोटल कितना हो गया 19 डिग्री, पूरा कितना हो गया 19 डिग्री। थीटा एंड 5/2 इतना है 5/2, यानी कि इंसिडेंट रे एंगुलर बिटवीन इंसिडेंट रे एंड अविलंब, ठीक है। इन दोनों के बीच का एंगुलर कितना हो गया, इंसिडेंट रे से बना हुआ 5/2 और इंसिडेंट रे और लेयर से बना हुआ एंगल जो होगा एंगल वो थीटा। तो दोनों का मिलाकर प्लस किया तो कितना हो गया 90, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, यानी कि यहां पर हमने जो निकल की क्रिस्टल खींची थी, वहां पर हमने आप लोगों को बताया था कि सबसे अच्छा, वैसे हमने बताया था आप लोगों को 44 से लेके 68 वोल्टेज तक चलता है, लेकिन सबसे अच्छा यहां पर वोल्टेज कितना बताया था 54, और यहां पर एंगल आप लोगों को कितना बताया था 50 एंगल, यानी कि 50 डिग्री का जो एंगल होगा सबसे एक्यूरेट, सबसे ज्यादा उसमें गैल्वेनोमीटर में विक्षेपन होगा, बताया था। तो सेम यहीं पर हमारा जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा 50 डिग्री। तो थीटा प्लस फाई की जगह 50 लगेंगे 2, यानी कि थीटा हो जाएगा 90 माइनस 25, और 90 में से 25 गए तो कितने बचे 65, यानी कि हमारा थीटा हो जाएगा, वो हो जाएगा 65 डिग्री। तब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमारा थीटा निकलेगा 65 डिग्री। ये तो हमने निकाली थी, अब थीटा भी हमने निकाल लिया, ठीक है, थीटा भी हमने निकाल लिया। अब देखते हैं इसका लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। तो अब उसी फॉर्मूले से 2 लैम्डा साइन थीटा इज इक्वल टू
सॉरी 2 लैम्डा नहीं 2d साइन थीटा, 2d साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, ठीक है। अब देखिए थीटा की वैल्यू हमें पता चल गई, d की वैल्यू हमने बताई थी, d की वैल्यू 0.91 होती है। तो यहाँ पर जब वैल्यू रखेंगे तो लैम्डा लगभग इक्वल आएगा 1.65 एंगस्ट्रॉम की, 1.65 एंगस्ट्रॉम के। ये एक्सपेरिमेंटल ट्रुथ है, ये एक्सपेरिमेंटल यानी कि किसका फॉर्मूला था, ये ब्रूस बोगल्स उनका फॉर्मूला था। और ये एक्सपेरिमेंट किसका था, दो साइंटिस्टों का था। उन दोनों साइंटिस्टों को इस उनका जो मान आया, उनकी जो वैल्यू आई, उनके प्रक्षेप के मतलब निरीक्षण के बाद जो भी वैल्यू आई उसको हमने एक्सपेरिमेंटल द्वारा देखा तो लैम्डा इतना है। अब देखेंगे कि डी ब्रॉगली ने जो इक्वेशन दी थी क्या उससे भी लैम्डा हमारा इतना ही आता है अथवा नहीं। तो डी ब्रॉगली की जो अनुसार इक्वेशन है वो कितनी है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, यानी कि लैम्डा पी कैपिटल है, मोमेंटम एम वी ये तो है एच इक्वल टू एम वी। लेकिन ये किसके लिए है, केवल पार्टिकल के लिए है, केवल पार्टिकल के लिए है। फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए इन्होंने अलग दी थी, इन्होंने दी थी 12.27 अपॉन वी। वी इज द एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 12.27 बटे अंडर रूट वी, कितना है अंडर रूट वी है, ठीक है। और दूसरा था इनका इसी में अंडर रूट में 15 पॉइंट नहीं 115 अपॉन वी। यहां पर जब है इन्होंने फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा की वैल्यू यहां पर ये दी है इलेक्ट्रॉन के लिए। अब वी की वैल्यू अगर हम यहां पर रखें, वी की वैल्यू अगर हम यहां पर रखें तो हमें लैम्डा की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। और वी की वैल्यू कितनी थी, किस वेलोसिटी से हमारा इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेशन कर रहा था, वो वोल्टेज कितना था, वोल्टेज था 54। यहां पर रखेंगे लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन 54, तो लगभग आएगा 1.67 एंगस्ट्रॉम, जो कि एक्सपेरिमेंटल एंगस्ट्रॉम से लगभग बराबर है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन हमने यहां पर वेव नेचर के रूप में शो किया। इसके बाद यंग एक्सपेरिमेंट द्वारा भी ये वेव नेचर सिद्ध हुआ इलेक्ट्रॉन। उसके पश्चात एटम पर किया गया तो एटम पर भी ये वेव नेचर आया, जो है मैटर जो है एटम पर भी वेव नेचर आया। आयोडीन पर किया गया, आयोडीन का सबसे बड़ा होता है, ठीक है। तो एटम तो उस पर किया गया तो उस पर भी इसने वेव नेचर शो किया। इसका मतलब कुल मिलाकर पूरी तरीके से हमने ये देख लिया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव नेचर शो करता है। किन कारणों से, किस जब उसके पास क्या क्या अनुकूलित वातावरण हो तब वो इलेक्ट्रॉन जो है वेव नेचर शो करता है। अब देखिए एक और आपको एक बता दें कि अगर एक इलेक्ट्रॉन यंग द्विस्लिट नियम से एक इलेक्ट्रॉन, जैसे ये दो स्लिट बनाते हैं यहां पर, और एक इलेक्ट्रॉन हमने देखा, एक इलेक्ट्रॉन की बमबारी की इलेक्ट्रॉन गन से, और हम देख रहे हैं, अगर हमने इलेक्ट्रॉन को देख लिया ना सही मायने में कि इलेक्ट्रॉन किधर से गुजरा है, कौन सी फ्रिंज से होकर गया है, कौन सी दोनों फ्रिंजों से होकर गया है, तो वो जो पर्दे पर होगा वो कणीय प्रकृति दिखाएगा, यानी कण की पार्टिकल की प्रकृति दिखाएगा। और हमने बमबारी की और हमने थोड़ी देर के लिए आंखें फेर ली, तब हम देखेंगे तो वो कौन सी, तब वो वेव नेचर शो करेगा। जी हाँ बिल्कुल, हमने बताया आप लोगों को कि इलेक्ट्रॉन को यदि हम वेव नेचर के लिए शो करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को यंग द्विस्लिट के नियम से, तो यंग द्विस्लिट के नियम से यदि हम इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करते हैं, एक्सेलरेट करने के बाद हम उसे देखते रहे, उसकी जांच पड़ताल करते रहे बाकायदा, तो वो समझ जाता है कि मेरी जांच पड़ताल हो रही है तो मुझे कण प्रकृति ही दिखानी है, यानी कि पार्टिकल नेचर ही दिखाना है, क्योंकि मैं इनके लिए पार्टिकल नेचर ही तब से चला आया हूं। अब मैं क्यों इन्हें
वेव नेचर शो करूं, लेकिन जैसे ही देखता है कि हमने आंखें फेर ली तो वो कण प्रकृति की जगह वेव नेचर शो करने लगता है। आपको दिखेगा अरे ये तो फ्रिंजें बन गई, यहाँ पे तो फ्रिंजें हो गई, एक दीप्त एक अदीप्त, एक दीप्त एक तदीप्त, इलेक्ट्रॉन ओनली एक इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो आशा करते हैं आज का लेक्चर आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा और ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा खिंच गया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।